लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। और हम लोग आज बात कर रहे हैं टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ तथा एलटी ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम की। और उस एग्ज़ाम के लिए अगर आपका विषय राजनीति विज्ञान है तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होता है जिस पर आपको सवाल हर बार पूछा जाता है। उसी टॉपिक की बात आज हम लोगों को करना है और वह टॉपिक है राज्य के संदर्भ में आपको राजनीति विज्ञान में सवाल ना आए ऐसा मुमकिन नहीं है। इसीलिए कहा जाता है प्रारंभिक काल में लोगों ने राजनीति विज्ञान को राज्य विज्ञान के रूप में संपादित करना स्टार्ट कर दिया था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक वैज्ञानिक है और उनका नाम है गार्नर। गार्नर के द्वारा भी कहा गया कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। अपने प्रारंभिक काल में राजनीति विज्ञान को राज्य के साथ जोड़ करके देखा गया। बाद में कुछ अन्य चिंतक आए जिनके द्वारा राज्य और सरकार को एक साथ देखने का प्रयास किया गया। बाद में आधुनिक काल आया और आधुनिक काल में राजनीति विज्ञान को व्यापक रूप में देखा गया और व्यापक रूप में देखते हुए डेविड स्टन के द्वारा उसको एक राजनीतिक व्यवस्था के रूप में स्थापित किया गया। तो राजनीति विज्ञान का विषय राज्य हर समय रहा है। इस पर आधारित सवाल इसीलिए हम लोगों के एग्ज़ाम में आते हैं। और राज्य क्या है, राज्य की परिभाषा क्या है, राज्य के विषय में विभिन्न विचारकों ने क्या कहा, राज्य की प्रकृति का निर्धारण कैसे किया जाता है, राज्य का कौन कौन सा कार्य होता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। राजनीति विज्ञान में यह मसला बहुत ही विवाद का विषय बना रहा और इस संदर्भ में राजनीति वैज्ञानिकों में मतभेद पाया गया। और हम लोगों को अगर समझना है कि राज्य के संदर्भ में तो राज्य की उत्पत्ति को जानना सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। इसलिए हम लोग आज इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं कि राज्य की उत्पत्ति के कौन कौन से विचार हैं और उन विचारकों का मूल क्या है जिसके आधार पर आप संपूर्ण विचारधारा को आसानी से समझ सकते हैं। तो उसी संदर्भ में अगर बात करें कि राज्य की उत्पत्ति राजनीति विज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय रहा। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को बात समझना है कि राज्य की उत्पत्ति के कंसेप्ट को और राज्य की उत्पत्ति के कंसेप्ट को अगर जानने का प्रयास करते हैं तो राजनीति विज्ञान में राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई यह विवाद का विषय बना रहा। और राजनीति विज्ञान में विवाद का यह विषय इसलिए बना रहा क्योंकि अलग अलग विचारधाराओं के द्वारा इस पर अपना अलग अलग मत दिया गया। कौन कौन सी विचारधाराएं हैं जिसके द्वारा इस पर अपना विचार दिया गया है, अगर उसकी बात करते हैं तो इसमें दो विचारधाराएं, एक है उदारवाद और दूसरा है मार्क्सवाद। उदारवाद के द्वारा क्या कहा गया राज्य की उत्पत्ति पर और मार्क्सवाद के द्वारा इसके संदर्भ में क्या कहा गया, यह बात समझना है। उदारवाद यह मूलतः क्या है, पूंजीवाद की विचारधारा है। और मार्क्सवाद क्या है, यह मजदूर वर्ग की विचारधारा है। इसलिए हमको अगर सवाल आता है कि आप धनवान वर्ग की या पूंजीपति वर्ग की विचारधारा कौन सी है तो आपको क्या बताना है, उदारवाद। और मजदूर वर्ग की, श्रमिक वर्ग की विचारधारा कौन सी है तो आपको लगाना है मार्क्सवाद। इसलिए उदारवाद और मार्क्सवाद दो ऐसी विचारधाराएं जिनके द्वारा राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में अपनी बात को बतलाने का प्रयास किया गया। लेकिन देखिए, जब राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में बात करना शुरू किया जाता है तो सबसे पहले एक बात हम लोगों के जहन में आता है कि राज्य का निर्माण जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा कि राज्य का निर्माण दो लोगों के द्वारा माना गया। एक माना गया ईश्वर के द्वारा
और दूसरा माना गया मानव के द्वारा। आपने लिख लिया कि राज की उत्पत्ति अगर ईश्वर ने किया तो उस सिद्धांत को राज की उत्पत्ति का क्या कहा जाता है? उसको राज की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत कहते हैं। दैवी सिद्धांत की मान्यता है कि राज ईश्वर के द्वारा निर्मित एक संगठन है और इस सिद्धांत का प्रतिपादन जेम्स प्रथम के द्वारा, रॉबर्ट फिल्मर के द्वारा, प्लूटार्क के द्वारा, सिंथपाल के द्वारा, अन्य चिंतकों के द्वारा किया गया। भारत के संदर्भ में अगर इस बात को देखते हैं तो मनु के द्वारा इस बात का समर्थन किया गया कि ईश्वर ने राज की उत्पत्ति की और राजा की नियुक्ति की, और उन्होंने तो यहाँ तक भी बतला दिया कि राजा केवल ईश्वर ही नहीं है बल्कि वह विभिन्न देवताओं के अंशों से निर्मित है, इसलिए वह दिव्य देवता है। 8 मुख्य देवताओं के अंशों से निर्मित है, इसलिए उसको दिव्य देवता मनु के द्वारा कहा गया। प्लूटार्क के द्वारा इस बात को कहा गया कि किसी एक नगर राज्य की स्थापना बिना भूमि के संभव है, मगर बिना ईश्वर में विश्वास के राज्य की उत्पत्ति संभव नहीं है। इसी के साथ साथ जेम्स प्रथम के द्वारा कहा गया कि राजा धरती पर ईश्वर की श्वास लेती हुई मूर्ति है। एक दूसरा सिद्धांत आता है जिसको कहा गया है मानव निर्मित। मानव निर्मित राज का निर्माण मनुष्य के द्वारा किया गया, इसकी बात करता है कौन? उदारवाद। उदारवाद के द्वारा इसकी बात किया गया कि राज मानव निर्मित है, इसलिए हमको यह बात आता है कि राज की उत्पत्ति का सर्वाधिक प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? तो क्या लगाना है आपको कि दैवी सिद्धांत राज की उत्पत्ति का सर्वाधिक प्राचीन सिद्धांत है, जिसकी मान्यता है कि राज ईश्वर के द्वारा निर्मित है। दूसरा बात आपने देखा कि राज का निर्माण मनुष्यों के द्वारा किया गया, मानव निर्मित संगठन है, यह बात उदारवाद की है। और उदारवाद के अंतर्गत राज की उत्पत्ति के 2 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। एक सिद्धांत है राज की उत्पत्ति का सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत, और दूसरा इनका सिद्धांत है जिसको कहा गया ऐतिहासिक सिद्धांत। यह सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत का संबंध किस विचारधारा से है? उदारवाद से, या उदारवादियों के द्वारा किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? सामाजिक समझौता का। सामाजिक समझौता सिद्धांत की बातें किया है 3 लोगों ने, हॉब्स, लॉक एवं रूसो के द्वारा, लेकिन इसका आशय ये नहीं है कि अन्य लोगों ने इसकी बात नहीं किया, लेकिन यहाँ इसका आशय यह जरूर है कि हॉब्स, लॉक, रूसो के द्वारा इसका वैज्ञानिक चित्रण किया गया। इसलिए यहाँ पर हॉब्स, लॉक, रूसो का कंपैरिजन स्टडी करना आपके लिए बेहद आवश्यक होगा कि आप इसका एक तुलनात्मक अध्ययन करें, एक कंपैरेटिव स्टडी को कर लें, जिससे आपका यह कंसेप्ट क्लियर हो सके कि राज की उत्पत्ति पर विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत हॉब्स के द्वारा, लॉक के द्वारा और रूसो के द्वारा क्या कहा गया है। इन्होंने आप मानव के स्वभाव पर क्या कहा, प्राकृतिक अवस्था पर क्या कहा, प्राकृतिक कानून, प्राकृतिक अधिकार पर क्या कहा, समझौते में भागीदार कौन है इस पर क्या कहा, और समझौते के परिणाम स्वरूप सत्ता किसके पास रहती है। यह समझौता एक पक्षी है, 2 पक्षी है, सरकार का स्वरूप क्या है, जैसे अनेक बातों पर हॉब्स, लॉक और रूसो के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन करना आपके लिए इस टॉपिक में बेहद आसान है और यह अनिवार्य भी है। और इस पर आधारित सवाल आपके किसी भी एग्ज़ाम में कम से कम 4 से 5 सवाल चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में आपसे पूछा जाता है। पाठ यही रहता है राज्य की उत्पत्ति का, उस पर चाहे थिंकर्स के रूप में हॉब्स, लॉक, रूसो पर पूछ लिया जाए या आपको पॉलिटिकल थ्योरी के संदर्भ में सवाल को पूछा जाए, तो यहाँ पर यह बात है। लेकिन राज्य के उत्पत्ति के सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन आधुनिक काल में रिचर्ड हुकर के द्वारा किया गया, इसलिए आपको आता है तो रिचर्ड हुकर आप आसानी से लगा देंगे।
यूनान में सोफिस्टों के द्वारा इस बात को कहा गया था। देखिए, यह राज की उत्पत्ति का सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत अच्छा तो है, लेकिन इस सिद्धांत के ऊपर यह आरोप लगाया गया, यह आलोचना किया गया कि यह सिद्धांत ये अनैतिहासिक है। इतिहास में कोई ऐसा दृष्टांत नहीं मिलता जिसके द्वारा इस बात को कहा जाए कि इस समय मनुष्यों के द्वारा आपस में मिला गया और मिलने के बाद राज्य की उत्पत्ति कर दी गई। तो कहने का आशय यह है कि जब इस बात की आलोचना की जाने लगी कि यह कल्पना पर आधारित है, यह ऐतिहासिक नहीं है, इतिहास का कोई भी साक्ष्य इस बात को प्रमाणित करने में कामयाब नहीं हो पाया कि राज्य की उत्पत्ति कब, कैसे और किस प्रकार के समझौते से हो पाई, तो इसी के प्रत्युत्तर में उदारवादियों के द्वारा आपने ही सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया, जिसको कहते हैं ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत क्या है? यह राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसलिए आपके एग्जाम में अगर यह सवाल आप पूछा गया तो ये पूछा जाएगा या आपको ये पूछा जाएगा, दो में एक सवाल आपके एग्जाम का यह गेस्ट क्वेश्चन भी रहता है कि आपको राज्य की उत्पत्ति का प्राचीन सिद्धांत क्या कौन सा है या राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है। तो ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है, जबकि प्राचीन सिद्धांत के रूप में अदैवी सिद्धांत आता है। इसलिए ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत के मान्यता है कि राज्य की उत्पत्ति समझौते से नहीं हुई, न ही ईश्वर के द्वारा किया गया, बल्कि यह विभिन्न परिस्थितियों में धीरे धीरे विकसित हुआ है। इसी को कहा गया है कि अनेक कारकों ने इसमें योगदान किया। यह महत्वपूर्ण धारणा है किसकी? गार्नर की। गार्नर के द्वारा इस बात का समर्थन किया गया कि राज्य का निर्माण नहीं हुआ है बल्कि इसका विकास हुआ। इसलिए हमको अगर यह बात आता है कि राज्य का निर्माण नहीं बल्कि विकास हुआ है, राज्य का निर्माण नहीं बल्कि विकास हुआ है, यह बात किसके द्वारा कहा गया? तो यह बात कहा गया है, यह बात कहा गया है किसके द्वारा? यह बात कहा गया गार्नर के द्वारा। ये इस बात को बतलाया है गार्नर ने और कहा कि अनेक तत्वों की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण होती है। आदमी के सामाजिक प्रवृत्ति है, रक्त संबंध है, धर्म है, शक्ति है, आर्थिक गतिविधि है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रभावी कारक जो राज्य की उत्पत्ति में सहायता देता है वह है राजनीतिक चेतना। तो ये दो सिद्धांत हो जाते हैं। इसके अलावा भी अगर बात किया जाए तो राज्य की उत्पत्ति पर कुछ अन्य सिद्धांत है और उन सिद्धांतों के द्वारा ये एक दूसरे को आधार बनाया गया, जिसको कहते हैं रक्त संबंध। रक्त संबंध को आधार बनाकर राज्य की उत्पत्ति के दो सिद्धांत आते हैं। एक का नाम है पितृसत्तात्मक और दूसरे का नाम है मातृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक एवं मातृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक सिद्धांत की बात कहता है कि राज्य की उत्पत्ति में रक्त संबंध की भूमिका प्रभावी रही। परिवार का मुखिया सर्वाधिक उम्र का व्यक्ति या पुरुष के द्वारा किया जाता था। यह समाज पितृसत्तात्मक था। कालांतर में इसी का विकास हो जाता है और अंततः राज्य की उत्पत्ति हो जाती है। यहाँ पर इस बात को कहा गया था कि यहाँ पर बहुपत्नी विवाह का प्रचलन था, इसलिए इसका समर्थन दो लोगों ने किया। प्रारंभ में इसकी बात किया था अरस्तु ने और आधुनिक काल में यह बात कहा है हेनरी मैन ने, जबकि मातृसत्तात्मक इसका उल्टा है। और मातृसत्तात्मक इसका उल्टा होने के कारण यह मानता है कि स्त्री का प्रभुत्व होगा। यह बात एक कहा था प्रारंभ में प्लेटो के द्वारा, बाद में मॉर्गन एवं जेम्स के द्वारा भी इसका समर्थन किया गया। तो आपको अगर यह आता है तो राज्य के उत्पत्ति का दो अन्य सिद्धांत है, एक को मातृसत्तात्मक और दूसरे को पितृसत्तात्मक सिद्धांत कहा जाता है।
एक अन्य सिद्धांत जो राज्य के उत्पत्ति पर महत्वपूर्ण है और वह है राज्य के उत्पत्ति का शक्तिवादी सिद्धांत। शक्तिवादी सिद्धांत ये वह सिद्धांत है जो राज्य के उत्पत्ति की व्याख्या बल या शक्ति के आधार पर करता है। बल या शक्ति के आधार पर इसकी व्याख्या करता है। अनेक लोगों ने इसकी बात किया। आप पहला राजा एक भाग्यशाली योद्धा होगा। वॉल्टेयर, ह्यूम और जेम्स के द्वारा इसका समर्थन किया गया कि जो शक्तिशाली आदमी था उसी ने राज्य की उत्पत्ति कर डाली, क्योंकि उसने अपने को राजा घोषित कर लिया और अंततः राज्य की उत्पत्ति हो जाती। आप देखिए, ये सब तो राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में आपको उदारवादी विचार या उदारवाद से पहले का विचार आपने समझा। एक दूसरी विचारधारा आती है जिसको कहा जाता है मार्क्सवादी सिद्धांत। मार्क्सवादियों के द्वारा भी राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या की गई और राज्य की उत्पत्ति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिस कारक को उत्तरदायी ठहराया गया वह कारक है मार्क्सवाद के द्वारा संपत्ति। संपत्ति के द्वारा इन्होंने इस बात को बतलाने का प्रयास किया कि संपत्ति के आने से समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया, एक धनवान और दूसरा निर्धन, अर्थात वर्ग का उत्पन्न होना और संपत्ति के परिणाम स्वरूप तय होता है। और संपत्ति के कारण जब वर्ग की उत्पत्ति हुई तब वर्गीय हितों को लेकर वर्ग संघर्ष प्रारंभ हो गया और उसमें जो शक्तिशाली संपत्ति के आधार पर था, संपत्तिशाली के द्वारा राज्य का निर्माण कर लिया गया और राज्य के निर्माण का उद्देश्य था कि वह निर्धन वर्ग का, मजदूर वर्ग का शोषण करे। तो यहाँ पर इसीलिए मार्क्सवादी विचारक इस बात को कहता है कि राज्य की उत्पत्ति संपत्ति के परिणाम स्वरूप हुई और राज्य मूलतः शोषण का एक यंत्र या साधन है। तो उदारवाद और मार्क्सवाद दो विचारधाराएं जिनके द्वारा राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या की गई है। बट इसके पूर्व भी कुछ विचारधाराएं हैं, जैसे राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक और शक्तिवादी सिद्धांत। ये सारे राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों पर आपके एग्जाम में इस पर आधारित सवाल पूछा जाता है। ये बात थी, ये विषय था हम लोगों के आज का, जिससे आपको ये बातें समझ में आए। ये क्लास आपको कैसा लगा इसको आप बता सकते हैं कमेंट के द्वारा। आज की बात हम लोगों की यही है। अगले क्लास में पुनः बात करते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।